हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली हाई स्टडी में। तो देखिए, आज हम एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम रुधिर के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। रुधिर को हम हिंदी में कहते हैं खून, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड तथा उर्दू में कहते हैं लहू। रुधिर को हम उर्दू में कहते हैं लहू। अब देखिए, इसके अध्ययन को हम ब्लड के अध्ययन की बात कर रहे हैं। इसके अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, इसका संगठन, रुधिर का संगठन क्या है, यानी कि यह किस किस से मिलकर के बना है। तो देखिए, यह प्लाज्मा तथा रुधिराणुओं से मिलकर के बना है। अब देखिए, प्लाज्मा और रुधिराणु ये हैं क्या, तो ये हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, अब हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है। देखिए, प्लाज्मा में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो प्रोटीन, एक जल और खनिज लवण। देखिए, जो प्लाज्मा है ना, उसका 98% भाग में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है तथा शेष में प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं, और शेष में खनिज लवण पाए जाते हैं। यह है ना जो प्लाज्मा, यह रुधिर का 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाती है। अब देखिए, आगे है रुधिराणु। एक और बात है कि प्लाज्मा में ही रुधिराणु तैरते हैं। देखिए, रुधिर का जो पीएच मान होता है, पीएच मान ये कहीं आप नोट कर लीजिए, यह 7.4 होता है। यह 7.4 होता है, और इसका घनत्व है, यह जल से अधिक होता है, यानी कि यह जल से गाढ़ा होता है। रुधिर चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अब देखिए, रुधिर का हम दूसरा भाग देखेंगे, रुधिराणु। पहला तो हो गया प्लाज्मा, अब दूसरा होता है रुधिराणु। अब रुधिराणु क्या है, तो देखिए, रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हम शॉर्ट में WBCS कहते हैं, तथा इसको हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं। तथा प्लेटलेट्स, देखिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरीथ्रोसाइट, और WBC का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों IMP हैं। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा होती है जो बोर्ड, उसमें पूछे जाते हैं इनके वैज्ञानिक नाम। अब देखिए, हम इसके पहले भाग पर चलते हैं, आरबीसी। आखिरकार आरबीसी यानी कि इरीथ्रोसाइट है क्या, तो देखिए, आरबीसी है ना जो आरबीसी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके दो अपवाद हैं। ये अपवाद हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। दो जंतु हैं केवल जिनमें केंद्रक पाया जाता है, ऊंट व लामा को छोड़कर। ऊंट व लामा में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, इनका आपको पता है कि आरबीसी का लाल रंग होता है, यानी कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण। तथा आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए मैं एक और अगली वीडियो बनाऊंगा कि हीमोग्लोबिन का कैसे होता है निर्माण, तथा हीमोग्लोबिन जब मर जाता है तो यह किसका निर्माण करता है। यह हमारे शरीर में कुछ बाड़कों का निर्माण करता है, जैसे एक हो गया पित्त बाड़क, बिलीवर्डन तथा बिलीरुबिन, और यूरोक्रोम, जिसके कारण मूत्र का पीला रंग होता है। तथा वो बिलीवर्डन तथा बिलीरुबिन
नामक दुबाड़क हैं जिनके कारण मल का पीला रंग होता है। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, यहाँ चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ केवल ब्लड पर चर्चा करेंगे। देखिए आरबीसी की आकृति होती है जो वह गोल होती है। आरबीसी की आकृति गोल होती है। खून में आरबीसी की कमी से, हमारे शरीर में आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है एनीमिया। एनीमिया रोग होने से हमारे शरीर में कमजोरीपन आ जाती है, इससे चक्कर आने लगते हैं। अब देखिए एनीमिया रोग को ठीक करने के कई उपाय हैं। इसके उपाय के लिए हम करते हैं क्या, पारीज। इसकी खास दवाई नहीं है, इसके लिए हम पारीज करते हैं। जैसे अनार हो गया, अनार, चुकंदर, ये खाते हैं। देखिए हमारे शरीर में इसकी औसतन मात्रा यानी कि आरबीसी की औसतन संख्या 50,000 होती है। आरबीसी की औसतन संख्या 50,000 होती है। अब देखिए हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट क्या है। अब देखिए ल्यूकोसाइट, इनमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। और देखिए प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है उसे ही हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यही बनाती है और इसी के कारण हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहेगा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हम जो औषधि खाते हैं वह उस जो रोग फैलाते हैं उन रोगाणुओं को ख़त्म नहीं करती और प्रतिरक्षा तंत्र को रोगों को पहचानने की शक्ति देती है। कोरोना वायरस पहले नंबर प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमज़ोर करता था, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ये देखिए 3 प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी। देखिए ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। इनकी हमारे शरीर में औसतन संख्या 4 से 5,000 होती है। देखिए ये है जो डब्ल्यूबीसी, ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा होने से हमें ब्लड कैंसर हो जाता है तथा यह प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाता है, जिससे हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसकी अधिक मात्रा होने से हमें ब्लड कैंसर और कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाने से सीधी बात है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। अब है प्लेटलेट्स क्या है। देखिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्सों की संख्या 3 लाख से 4 लाख तक होती है। डेंगू रोग होता है एक डेंगू रोग जिसमें प्लेटलेट्सों की संख्या कम हो जाती है, मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए डेंगू रोग होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो पक्का बात है कि हम बीमार होंगे। देखिए इनमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए एक खास टॉपिक आ जाता है आईएमपी टॉपिक है हमारा, इसको आप कहीं लिख लीजिए। हेलो गाइस, आपको ऊपर का समझ में आया होगा, आप प्लीज़ नोट बनाते जाइए और आईएमपी क्वेश्चन लिखते जाइए। अब देखिए ब्लड का थक्का बनना आखिरकार है क्या। देखिए जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय बाद ब्लड बंद हो जाता है, जिसे हम ब्लड का थक्का बनना कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ब्लड का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन कौन सी हैं। देखिए 2 सहायक प्रोटीन हैं, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन। अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन 2 सहायक प्रोटीन है जो ब्लड का थक्का बनाती हैं। देखिए जहां हमें चोट लगती है वहां कुछ समय पश्चात ये प्रोटीनें पहुंचकर ब्लड का थक्का जमा देती हैं। कैसे जमाती हैं देखिए ये पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अब चलो बिना देरी किए हुए हम
इस प्रक्रिया को पढ़ते हैं। देखिए, जहाँ हमें चोट लगती है वहाँ कुछ समय बाद ये प्रोटीनें पहुंचकर जाल बना लेती हैं। जाल बना लेती हैं, ये बात तो आपको समझ में आई। जाल तो आपने देखा होगा, जिस जाल में रुधिराणु आकर फंस जाते हैं। रुधिराणु है वो कड़नुमा संरचना होती है जो उस जाल में फंस जाएंगे। यदि जाल में कुछ कण फंस जाएंगे तो उससे फिर पानी उससे फिर इधर का उधर पदार्थ जाना बंद हो जाएगा, इसीलिए ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ब्लड का स्राव बंद हो जाता है, अर्थात ब्लड का थक्का बन जाता है। देखिए, ब्लड का थक्का बनने के 2 मिनट बाद पीला सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? सीरम। सीरम ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि ब्लड का थक्का बनने के 2 मिनट बाद कुछ पीला सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया होने में, जो है थक्का बनने की प्रक्रिया है, यह पूरी होने में कितना समय लगता है? 4 से 5 मिनट। यही भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का थक्का बनने में कितना समय लगता है? 4 से 5 मिनट। जिन व्यक्तियों के ब्लड का थक्का नहीं बनता उन्हें हीमोफीलिया नामक रोग होता है। इंग्लैंड में एक राजवंश परिवार था, उसमें ये रोग हो गया था। यह रोग है ना, यह वंशानुगत होता है, यानी कि यदि आपको है तो आपके पुत्र को होगा, आपके पुत्र के पुत्र को होगा। यह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि F1 से F2 हमेशा यह चलता ही रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, इस रोग में कहीं चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और ब्लड का लगातार स्राव होता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, हेपेरिन नामक एक प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक मतलब जो स्कंदक आनी होता है क्या? देखिए, स्कंदक आनी होता है जमना। स्कंदक का मतलब क्या है? अकेला जमना। और प्रतिस्कंदक का मतलब नहीं जमना, जो रोकता है, जो जमने से रोकता है, यानी कि हेपेरिन एक पदार्थ है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में। यह एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो धमनियों, सिराओं और केशिकाओं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, समझ लो शरीर के अंदर, इन बॉडी मतलब शरीर के अंदर, यह ब्लड को जमने से रोकता है। यह आपको बात समझ। देखिए, यदि ब्लड वायु के संपर्क में आएगा तो ब्लड जमेगा, क्योंकि वहाँ पर हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। वायु से क्रिया करने पर हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, जो काम नहीं करता और ब्लड को जमने से नहीं रोक पाता है। क्योंकि वायु और एक और कारण है जो प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, यह इस हेपेरिन को सक्रिय कर देती है। अब देखिए, हेपेरिन है ना, इसका निर्माण हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हेलो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, यदि किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। चलो, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।